सो अब हम आगे बढ़ाने लगे हैं चैप्टर को फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। किस चीज़ का? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या ध्यान रखता है कि जो इनफ फंड्स है, मतलब जो जिस टाइम पे आपको पैसा चाहिए उसी टाइम आपके पास पैसा अवेलेबल हो। ठीक है। और चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। एंड और क्या है इसके अंदर कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ पे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और कहाँ पे आपकी कॉस्ट कम लगेगी और कहाँ पे बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। वो सारा कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग ध्यान देता है। इट एम्स टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ एज ऑलरेडी स्टडीड। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग? तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसका पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ नैरो टर्म। ठीक है। देन includes every aspect of finance from procuring finance till its usage and benefits received from it. procuring होता है लेके आना। ठीक है। मतलब कि लेना, फाइनेंस लेना, टिल इट्स यूसेज, उसको यूज़ करना एंड उससे बेनिफिट्स लेना। देन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इट ओनली ले एम्फेसिस ऑन व्हेन एंड हाउ मच फाइनेंस इज़ नीडेड। तो इसके अंदर बस एक चीज़ होती है कि जिस टाइम पे आपको पैसा चाहिए उस टाइम पे वो उतना पर्टिकुलर अमाउंट अवेलेबल हो। ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर दैट फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। बस एक राइट टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए फंड्स। ठीक है, जितने भी चाहिए। देन what are the twin objectives of financial planning? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा लगा के जाना है। सो टू इंश्योर फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है। एक पॉइंट ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी हमें चाहिए फंड्स उस टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दिस इंक्लूड्स अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर शुड बी एस्टिमेटेड टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल। ठीक है। तो एक प्रॉपर एस्टिमेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे कितना पैसा लगेगा। ठीक है। और साथ ही साथ किस टाइम पे हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी, एक प्रॉपर एस्टिमेशन की ज़रूरत होती है। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई अवेलेबल सोर्सेज ऑफ दीज फंड्स। सो ये एक जो अवेलेबल सोर्सेज है जहाँ से हमें चीप कॉस्ट पे हमें मिल सकते हैं फंड्स और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो उस चीज़ के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू सी दैट फंड्स डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी, मतलब कि ज़्यादा पैसे ना उठाए। ठीक है। क्यों? देखो, अगर हम पैसे कम उठाते हैं तब भी दिक्कत है, अगर ज़्यादा उठाते हैं तब भी दिक्कत है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम कम उठाते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम ज़्यादा उठाते हैं तो हमने जितने लगाए हैं उतने ही हम जितने हमने लिए हैं उतने ही हम स्पेंड कर देंगे, जो कि मनी वेस्टेज होगी और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही है, या फिर जो भी हम कॉस्ट दे रहे हैं वो तो पे करनी हुआ है। तो वो तो हमारी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो इसलिए ना हमें कम उठाने चाहिए ना ज़्यादा उठाने चाहिए, एक प्रॉपर एस्टिमेशन के साथ मनी उठानी चाहिए। Excess funding is as bad as inadequate funding. If there is some surplus money, good financial planning would put it to the best possible use so that the financial resources are not left idle and don't add unnecessary cost. मतलब कि obviously suppose करो आपने अभी ही 1 करोड़ का लोन ले लिया है बट आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ चाहिए थे। पर क्या होगा कि वो जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो आपका पूरा 1 करोड़ पे आएगा, 50,000 कल्ले पे नहीं आएगा जो अभी आपको चाहिए। ठीक है ना। सो इसलिए कहते हैं कि उतना ही उठाओ जितना अभी चाहिए, नहीं तो वो अननेसेसरली आपको कॉस्ट ऐड करेगा। देन मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए इग्नोर दैट प्लीज़। देन फाइनेंशियल प्लानिंग, the process of estimating the fund requirement of a business and specifying the sources of funds is called financial planning.
सो यही हो गया कि फ़ंड्स को एस्टिमेट करना, और स्पेसिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पे आप राइट टाइम भी ऐड कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? सो ओवरऑल प्लानिंग जो है बिज़नेस की, वो उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका इम्पॉर्टेंस जो है वो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में एक्सप्लेन की जा सकती है। इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए फर्म को बेटर प्रिपेयर्ड रखता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स इज प्रिडिक्टेड। अब एक ग्रोथ प्रिडिक्टेड है 20% की, पर ये हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो, जो ग्रोथ है वो सिर्फ 10% से हो या फिर बढ़ के 30% से हो, ठीक है ना। तो बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस 3 situations, the management may decide what must be done in each of the situations। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक एस्टिमेट लगाया कि 20% तो वही होगा, हमें उसके आगे और पीछे वाले का भी एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता, तो हो सकता है कि 30% हो सकता है कि 10% हो, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरे सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ता है कि कितना हमें एक्चुअल में चाहिए होगा। It helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in case in preparing for the future, ठीक है। बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस क्या होता है? डेट में चल जाना, ठीक है, डेट ट्रैप, वो एक शॉक एंड सरप्राइज है, बिकॉज उससे कोई इजीली बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, ताकि हम कोई शॉक और सरप्राइज में ना फंसे, लाइक डेट ट्रैप में ना फंस जाए, ठीक है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, एग्जाम्पल सेल्स एंड प्रोडक्शन फंक्शंस, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो वो उसको हेल्प करता है कि बिजनेस फंक्शंस को रन करने में, ठीक है। और प्रोडक्शन फंक्शन मतलब जैसे सेल के लिए, ठीक है, जैसे सेल के लिए क्या 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 चाहिए होगा, मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए होंगे। सो अलग अलग चीज़ों के लिए ना हमें पैसे चाहिए होंगे सेल्स बढ़ाने के लिए, और साथ में जो हमने लोगों को डिस्काउंट वगैरह ऑफर करना, उसके लिए भी हमें थोड़े से चाहिए रहेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब कि प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये सारे चीज़ों का एक क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर एस्टिमेट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। देन डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड इन द फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। सो ये नहीं है एक बारी आपने प्लानिंग कर ली आप दूसरी बारी फिर करोगे, नो, ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप फालतू में एफर्ट्स कर रहे हो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस दोबारा करने में। तो आपको एक ही टाइम पे अच्छे से प्लान बनाना है कि अगर ये होगा, अगर देखो अगर 20% ग्रोथ होगी तो ये होगा, अगर कम ग्रोथ होगी 10% होगी तो ये होगा, 30% होगी तो ये होगा। सो इस हिसाब से हमें प्रॉपर डिटेल प्लान्स करने हैं, 3 केस ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक जो आपको है कि होगा, एक उससे कम और एक ज़्यादा, ठीक है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि वो प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करने का ट्राई करता है, क्योंकि एस्टिमेट ऑब्वियसली हम फ्यूचर नहीं जानते, तो वो पूरी तरह सही तो नहीं हो सकता, कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन अ कॉन्टीन्यूअस बेसिस। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस के बीच का लिंक है, वो कैसे? देखो, सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, जहाँ से हमने पैसा लेना होता है, जहाँ से फंड्स लेने होते हैं, राइट। तो एक तो हमने वो ले लिया, अब है कि वो फंड्स का यूज़ कैसे करना है, उनको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। सो ये उस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। By spelling out detailed objectives for various business segments, it makes the valuation of actual performance easier, ठीक है। सो इसके कारण क्या होता है कि हम जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है हमारा फर्म, ठीक है, सेल्स में, ग्रोथ में, ठीक है, वो सारा कुछ ईजिली हमें बताता है। देन रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पैरा में से रह गए हैं एनसीईआरटी में, वो यहाँ देख लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, एफपी हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग को लिखा है मैंने, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था तो मैंने शॉर्ट करके लिखा। फाइनेंशियल प्लानिंग इनेबल्स द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट्स बोथ द क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग। क्वांटम मीन्स क्वांटिटी एंड टाइमिंग तो आपको पता ही है किस टाइम पे चाहिए, राइट।
फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव भी करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव करना है, राइट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कॉल्ड बजट, ठीक है। बजट हम पढ़ रहे हैं, क्या होता है बजट, आगे एक डेफिनेशन है, वहाँ से देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन फॉर 3 to 5 years, ठीक है। वो एटलीस्ट 3 से लेके 5 years पर ज़्यादातर लोग जो है 3 years की प्लानिंग करते हैं, बिकॉज 5 years का तो कुछ पता ही नहीं है कब क्या हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे डीमोनेटाइजेशन भी हुई थी, सो उस केस में भी बहुत लॉस और प्रॉफिट्स हुए थे, तो उस कारण से कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए 3 years की मिनिमम की जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फॉरकास्ट, ठीक है। अब सेल फॉरकास्ट के अकॉर्डिंगली की जाती है कि आगे जाके कितनी सेल होगी, उस अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अब बजट क्या होता है, बजट प्लान्स मेड फॉर पीरियड्स ऑफ 1 year और लेस देन आर लेस आर टर्म्ड एज बजट्स, मतलब कि 1 year या महीना या 2 महीने, इन सब के लिए जो भी प्लान्स बनाए जाए उसे बजट कहते हैं, ठीक है। देन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, पता ही है फिक्स्ड क्या होता है, हमने पिछले साल पढ़ा था। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो। वर्किंग कैपिटल वर्किंग एसेट से रिलेटेड होता है, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस से, ठीक है। इतना पॉइंट तो क्लियर होना ही चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको इनको देख के दिमाग में आनी ही चाहिए। देन डिफाइन फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 year, तो 1 साल से ज़्यादा जो बिजनेस में रहते हैं उन्हें फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जैसे ऑब्वियसली लैंड ले लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी ले लेंगे और व्हीकल्स ले लेंगे, ठीक है। देन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, दोज एसेट्स विच इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ द बिजनेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंस विद इन 1 year, मतलब कि कुछ देर में जो ये एसेट्स हैं ये थोड़ी देर में ही कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, ये कैश इक्विवेलेंस में। कैश इक्विवेलेंस में यहाँ पे क्या मतलब है वो भी समझ लो। जैसे कि डेटर्स हैं, ठीक है, सपोज करो डेटर्स हैं, डेटर्स से हमने पैसे लेने हैं, पर हमने डेटर्स को डेटर से पैसे लिए बिना हमने उनको कह दिया कि हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं सेम अमाउंट के। सपोज़ मैंने 2000 किसी को दिए हैं और 2000 किसी से लिए हैं, तो मैं उस डेटर को कहूँगी कि तू डायरेक्टली जिससे मैंने लिया है उसी को दे दे, ताकि मेरा जो दोनों साइड से जो मेरी स्टेटमेंट है वो सेटल हो जाए, ठीक है ना। तो उस केस में वो कैश इक्विवेलेंट का काम कर रहे हैं डेटर्स, ठीक है ना। मतलब कि मैंने पैसे खुद नहीं लिए, मैंने उसको कहा सीधा तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे जिसको मैंने देने, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने उससे पैसे लेके उसको ही देने हैं, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल्स का भी ऐसे ही हो सकता है। देन इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक, जितना आपने बिजनेस में प्रोड्यूस करके फिनिश्ड गुड रखी हुई है बेचने के लिए, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो वो भी साल के अंदर अंदर ही आपकी क्या होगी, कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगी, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कैसे मैनेज होता है, रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट। दीज लॉन्ग टर्म एसेट्स लास्ट फॉर मोर देन 1 year, और ये 1 year से ज़्यादा के लिए लास्ट करते हैं। दीज डिसीजंस आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं। Then, these decisions include purchase of land, building, plant and machinery, launching a new product line or investing in advanced technologies of production. Major expenditures such as those on advertising campaign or research and development programs have long-term implications, are also example of investment decisions, ठीक है। So यहाँ पे बता रहे कि advertisement और campaign वगैरह, research वगैरह, ये सारे भी long term चीज़ें हैं, so इनको भी हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। Then, why is management of fixed capital budgeting decisions important? अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है इनकी मैनेजमेंट, एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा बियरिंग है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये रिटर्न जनरेट करते हैं। ऑब्वियसली आपके पास लैंड है तो आप उसको लैंड में फ्यूचर में बेचोगे तो उसका आपको ज़्यादा मिलेगा अगर उस लैंड का प्राइस इंक्रीज़ होगा। और इस टाइम पे अगर हम देखा जाए अकॉर्डिंग टू लास्ट 10 years लैंड का प्राइस बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। तो उस केस में लैंड बहुत बड़ा एसेट है, और इन डिसीजंस का और इन मतलब जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत ज़्यादा ह्यूज बियरिंग है डिसीजन पे, ठीक है।
और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, मतलब कि आपने इतने करोड़ खर्च किए, आपने लैंड खरीदा है, ठीक है ना, तो आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ये बहुत चीज़ ब्लॉक कर सकती है, ठीक है, आपकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट को, तो ये आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। रिस्क इन्वॉल्व, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स, देयरफॉर दे अफेक्ट रिटर्न्स ऑफ द फर्म एंड इन्फ्लुएंस ओवरऑल रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म। ओवरऑल रिस्क कॉम्प्लेक्शन मतलब कि सारे के सारे रिस्क को फर्म के ऊपर, ठीक है ना, ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, आपने इतना ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया होता है, और अगर आपको इसको रिवर्स भी करना है ना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ह्यूज अमाउंट लगेगा इसको रिवर्स करने के लिए। वही अगला पॉइंट है, इरिवर्सिबल डिसीजन, वंस टेकन दीज आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, एक बार ले लिया तो इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते विदाउट इनकरिंग हैवी लॉसेस। अगर हमने दो करोड़ का लैंड लिया है, ठीक है ना, सपोज करो हमने कोई बैकवर्ड एरिया में ले लिया है, तो बाद में जाके उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी बच गई, 50,000, 2 करोड़ से 50,000 की वैल्यू तो बहुत ही कम है, राइट। तो क्या होगा कि वो हमारे ऊपर एक ह्यूज लॉस होगा कि हमने 1 करोड़ 50 लाख लॉस में लूज़ कर दिए हैं ड्यू टू अपना रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। देन देयरफॉर दीज डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर केयरफुली इवैल्यूएटिंग ईच रिटेन और एल्स इट विल अफेक्ट द फर्म बैडली, बहुत बुरी तरह फर्म को अफेक्ट करने वाला है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अब इनके फैक्टर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स, ये पूरा कर लेना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। देन इन फिक्स्ड एंड दस fixed assets and thus huge fixed capital is required for them, but trading concerns need less fixed capital as they are not required to purchase plant and machinery. So हमने बताने कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और ट्रेडिंग फर्म्स में क्या फ़र्क होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं उनको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, जैसे कि मशीन्स चाहिए उनको प्रोड्यूस करने के लिए सामान, ठीक है, जबकि जो ट्रेडिंग कंसर्न्स है जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, सो उन सबको कोई इतनी एसेट्स नहीं चाहिए, सो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी इन फिक्स एसेट्स रादर देन ट्रेडिंग कंसर्न्स। देन वी आर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ऑब्वियसली अगर लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, अगर कम है तो कम फिक्स कैपिटल लगेगी, ठीक है ना। जैसे कि टिस्को एक लार्ज स्टील प्लांट है, ठीक है ना, तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू मिनी स्टील प्लांट। अगर कोई छोटा सा स्टील प्लांट है उसको ऑब्वियसली कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। देन चॉइस ऑफ टेक्निक, सम ऑर्गेनाइजेशंस आर कैपिटल इंटेंसिव वेयर एज अदर आर लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव होता है जहाँ पे ज़्यादा मशीन से काम होता है, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा लेबर से काम होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लेबर से काम होता है। सो कैपिटल इंटेंसिव अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लगेगी और मैनुअल लेबर पे कम रिलाई होगा। सो इसलिए क्या होगा कि कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी दैन लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में तो लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी जो कि एक हमारा वर्किंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, organizations using assets which become obsolete faster require more fixed capital as compared to other organizations. obsolete होता है ख़राब हो जाना, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा जल्दी मशीन्स ख़राब होती है उनको ऑब्वियसली ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए मशीन्स दोबारा परचेज करने के लिए। ऑब्सोलीट होता है या तो ख़राब हो जाना या तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाना, मतलब कि अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी वाली नहीं चलती है मार्केट में, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज ज़्यादा जल्दी होता है। जैसे कंप्यूटर्स, न्यू विंडोज़ जब आती हैं तो हमें कंप्यूटर्स चेंज कर लेने चाहिए, राइट, मतलब कि जो ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंडेंट फर्म्स हैं उनको, ठीक है ना। सो कंप्यूटर्स बिकम ऑब्सोलीट फास्टर दैन फर्नीचर एंड आर टू बी रिप्लेस मच सूनर, ठीक है, तो मतलब उसमें टेक्नोलॉजी चेंज ज़्यादा जल्दी आता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, higher growth of an organization require higher investment in fixed assets in order to expand production capacity. More fixed assets like plant and machinery are required, ठीक है। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जिनका ज़्यादा हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी फिक्स एसेट्स में, ठीक है ना, जिनकी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। देन डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पहले तो मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं होता कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपैंड अलग अलग वर्ड्स हैं,
ध्यान से देखो, एक एक्सपैंड करना क्या होता है, ठीक है ना। एक चीज़ होती है एक्सपैंड करना, सॉरी ऐसे देख लो, एक चीज़ होती है एक्सपैंड करना। अब एक्सपैंड करना क्या होता है, सपोज़ करो बाटा है, ठीक है, बाटा क्या करे, अपना शूज़ का ही जो शोरूम है वो पूरी सिटी में 4-5 आउटलेट खोल के बैठ गया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्सपैंड किया उसने। पर अब क्या करे बाटा, अगर बाटा अपने क्लॉथ ब्रांड भी शुरू कर दे, अपने बाटा के नाम से क्लोथ्स बेचना भी शुरू कर दे, ठीक है ना, एक अलग कैटेगरी में चल जाए, तो उसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। चाहे वो जितने मर्जी शू आउटलेट्स खोल ले बाटा अपने, वो रहेगा एक्सपैंड की कैटेगरी में। पर अगर वो क्लॉथ्स पे आ जाए या वो एसेसरीज़ पे आ जाए या कुछ भी, ठीक है ना, तो वो किस में आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन पे, ठीक है। इन केस कंपनी गोज फॉर डाइवर्सिफिकेशन देन इट विल रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। एग्जाम्पल, अ टेक्सटाइल कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो डाइवर्सिफाई कर रहा है तो उसको न्यू प्लांट लगाना पड़ेगा, नई जगह पे प्रोडक्शन होगी। क्लॉथ्स के साथ मतलब कि शूज़ के साथ तो क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है वो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग, लीज क्या होता है, रेंट पे लेना, ठीक है। So if companies can arrange financial and leasing facilities easily then they require less fixed capital. Obviously देखो, अगर मेरे को कहीं पे एक आउटलेट खोलना है, सेम बाटा की एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैंने एक आउटलेट खोलना है, मैंने उनसे लीज पे ले लिया है इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द होल लैंड, तो क्या होगा कि मेरे को कम पैसे देने पड़ेंगे, मतलब रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो लैंड का मेरे को 2 करोड़ की लैंड पड़ रही है, पर मेरे को वो कह रहे हैं कि रेंट पे आप पर मंथ 1000 रुपीज़ रेंट दे दो, मैं कम बोल रही हूँ बट इट्स ओके, ठीक है, 1000 दे दो। तो हम क्या करेंगे, तो एक साल में हमारा कितना लगा, 12,000, और 1 करोड़ का कितना फ़र्क है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अगर लीजिंग फैसिलिटीज़ मिल जाए तो वो हम एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से बच जाते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करने से बच जाते हैं, तो उस केस में हमें लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। या फिर अगर हम इजी इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे वापस पे कर दे तो उस पर भी हमारा ह्यूज अमाउंट ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। Then we have this reduces the funds required to be invested in fixed assets and thus reduces fixed capital requirements, ठीक है। Level of collaboration, sometimes business organizations share each other's facilities, ठीक है। देखो अब अगर कह रहा है पंजाब बैंक कह रहा है कि मेरा थोड़ी देर के लिए मेरे ATMs जो हैं वो नहीं चल रहे, कोई वर्किंग इशू आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, न्यू लेने की जगह, ठीक है, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ठीक है, तो वो कह रहा है मैं न्यू लेने की जगह RBI करता है, हाँ चलो RBI के ATMs यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर वो अलाउ कर दे तो उनका क्या बच जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बैंक में यूज़ अनदर्स ATM, ठीक है, वही एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो डे टू डे वर्किंग के लिए कैपिटल चाहिए उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंस विद इन 1 ईयर, जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस। लिक्विडिटी क्या होता है, कैश में जल्दी कन्वर्ट होना, लिक्विड होता है जल्दी कैश में कन्वर्ट होना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और साथ ही साथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क होता है, ठीक है ना। आगे ये टर्म्स आएंगे तो ये पहले समझ लो। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, प्रॉफिट होना तो यू ऑल नो राइट, पर लिक्विड होना है कैश होना। ज़रूरी नहीं है जो लिक्विड हो वो प्रॉफिटेबल भी हो, क्योंकि लिक्विड होना होता है कैश होना, और वो कैश हो सकता है हमने किसी से उधार पे भी लिया हो, ठीक है, या किसी को वापस करना हो, ठीक है ना। तो और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है कि वो अब हमारा ही है, चाहे भी हमें मिलना हो, किसी और के पास पड़ा हो वो, ठीक है, चाहे हमारे डेटर्स हो, चाहे भी हमें बिल रिसीवेबल मिलने हो, ठीक है ना। तो इस केस में जो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी अलग चीज़ें हैं। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस एंड एसेट इज़ मोर लिक्विड इफ़ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट रिडक्शन इन वैल्यू, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सारे करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल आएगा,
और इसकी फुल फॉर्म देख लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। फॉर्मूला ये है, ठीक है, फॉर्मूला आगे भी मैंने एक बार लिखा है, तो फॉर्मूला से ही ये इसकी डेफिनेशन बनी है। देन करंट लाइबिलिटीज़ आर पेमेंट ऑब्लिगेशंस विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर करंट लाइबिलिटीज़ को हमने पे करना होता है, ठीक है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये ऐसे ना अकाउंट्स में लिखते, तो इसलिए मैंने OS करके ऐसे लिख दिया है, पर इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। Then some part of current assets is financed through short term sources, that is current liabilities. The rest is financed through long term sources called net working capital, ठीक है। कुछ current assets जो होते हैं वो हम short term sources से करते हैं, जैसे liabilities लेके, ठीक है, और बाकी का finance किससे करते हैं, net working capital से, और इसका formula ये है, ठीक है। करंट एसेट्स आर मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट। करंट एसेट्स जो है ज़्यादा लिक्विड होते हैं, मतलब कि ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट प्रॉफिट वाले नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स है इसकी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि कौन जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। जैसे कैश इन हैंड, वो तो ऑलरेडी कैश ही है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी। बिल्स रिसीवेबल जल्दी होंगे। डेटर्स, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। वाई देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्यों एक बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज दीज एसेट्स प्रोवाइड लिटल और नो रिटर्न, क्योंकि ये एसेट्स जो हैं थोड़ा सा रिटर्न देंगे या बिल्कुल ही नहीं देंगे, ठीक है। राइट द फैक्टर्स, अब लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, तो फैक्टर्स क्या हैं इसके। नेचर ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोसेसिंग वर्क नहीं होता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग वर्क होता है, और उधर क्या चाहिए होती है, फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे करंट एसेट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में, करंट एसेट्स में। देन स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल विल रिक्वायर मोर इन्वेंट्री एंड दस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर एज कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो ज़्यादा इन्वेंट्री रखेगी, ठीक है, ज़्यादा स्टॉक रखेगी। देन बिजनेस साइकिल एट द टाइम ऑफ बूम, बूम क्या होता है, जब आपकी बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हो, मोर प्रोडक्शन विल बी अंडरटेकन, सो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उस केस में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी, ज़्यादा चाहिए कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और एज़ कम्पेयर टू डिप्रेशन, डिप्रेशन जब आपकी सेल्स बहुत कम हो रही हो। सीजनल फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यू पीक सीजन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल बी हाई एंड दस हाई वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू लीन सीजन, मतलब कि सीजनल फैक्टर होते हैं, जैसे मास्क का कब ट्रेंड हुआ था, कोरोना वायरस के टाइम पे, ठीक है, तो वो उसका एक पीक सीजन था, ठीक है, जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद हाई वर्किंग कैपिटल थी कि उसके ऊपर ही लगा रहे थे लोग कि हाँ मास्क को बेचना है, ठीक है ना, तो वो सीजनल फैक्टर और बूम दोनों चीज़ में था, ठीक है, वो पीक सीजन पे था और बूम पे था मास्क कोरोना वायरस वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड क्या होता है, इट इज़ अ कंसर्न टू इट्स कस्टमर्स दैन इट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, बट इफ़ द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, बट अगर जो गुड्स है वो हम कैश बेसिस पे सेल करते हैं, देन द लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर हमने किसी को क्रेडिट अलाउ कर दिया है तो हमारे पास तो उसी टाइम पैसा आ गया, हम अगली गुड्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, पर अगर हमने उसको क्रेडिट पे बेचा है तो हमें पैसा अपने आप से लाना पड़ेगा, सो डैट हम और गुड्स लेके आ पाए अपनी फॉर्म में आगे बेचने के लिए, ठीक है। क्रेडिट अवेल्ड मतलब कि कहीं से उधार लेना, उधार पे लेना। इफ़ अ फर्म इज़ एबल टू परचेज रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली वो कहता है कि मैं ये बेच के पैसे आपको दे दूंगा, ठीक है। देन प्रोडक्शन साइकिल, इट इज़ द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच का टाइम स्पैन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हायर इन फॉर्म्स विद लॉन्ग प्रोसेसिंग साइकिल, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल चलता है वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी, जहाँ पे छोटा सा वर्किंग प्रोसेस है वहाँ पे कम चाहिए होगा। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को एक और चीज़ बोलते हैं, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो इसका देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्म्स मैनेजर ऑपरेशंस विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी। टर्नओवर मींस स्पीड विद विच द वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू कैश बाय सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। टर्नओवर क्या होता है कि जितनी जल्दी जो गुड्स है वो कैश में कन्वर्ट हो रही है, उस चीज़ को हम टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ स्पीडियर द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी लेस, और अगर वो जल्दी हो रहा है तो मतलब कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है तो
कम स्टॉक चाहिए होगा और अगर अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा स्टॉक चाहिए होगा और ज़्यादा करंट एसेट्स लगेंगे. देन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स. If growth potential is higher, it will require large amount of working capital, ठीक है, so that it can meet higher production and sales whenever required. Then last है second last, level of competition. High level of competitiveness necessitates larger stocks of finished goods, which increases the working capital requirements. Inflation. Working capital requirement is also determined by price level changes. With rising prices, large amounts are required even to maintain constant production and sales. The working capital requirement become higher with higher rate of inflation. Inflation क्या होता है? प्राइस लेवल चेंज, मतलब जब प्राइस ज़्यादा होता है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है. और जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा अपनी कांस्टेंट प्रोडक्शन और सेल्स को मेंटेन करने के लिए, तो इस कारण से उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी. तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 ख़त्म. पार्ट 3 पे एक ही टॉपिक आएगा जो कि सबसे मतलब समझने की ज़रूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.